हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। 20 या 22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। करंट अफेयर्स जो बाकी था उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से प्रतियोगिता दर्पण से इंग्लिश में हम लोग करंट अफेयर्स शुरू किए थे। प्रतियोगिता दर्पण में हमने बताया था वीडियो के लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बताया था नेशन इन द मंथ। हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, वो हम लोग ड्यूरिंग द वीडियो कवर अप किए थे और साथ साथ समझे थे कि क्या क्या सब सवाल पूछा जा सकता है। उसी के क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ल्ड इन दिस मंथ। तो हम लोग ये नेशन इन दिस मंथ कवर कर चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन भी कर ही रहे होंगे। अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि इसमें करंट अफेयर्स में क्या पूछता है हमें वर्ल्ड इन दिस मंथ, यानी कि सितंबर महीने के पीडी में आता है जो करंट अफेयर्स, वो होता है जुलाई महीने का। तो हम लोग एक्चुअली जुलाई महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें। अभी पहला टॉपिक क्या है हमारा वर्ल्ड इन दिस मंथ का? फॉर्मर जापान पीएम शिंजो एबे असैसिनेटेड बाय लोकल मैन। तो शिंजो एबे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, जिनका एसेसिनेशन हुआ। एसेसिनेशन का हिंदी होता है छुप कर हत्या करना। किसी बड़े नामचीन आदमी का छुप कर हत्या करने को के लिए टर्म एसेसिनेशन यूज़ किया जाता है। तो एसेसिनेशन इनका हो गया। तो पहला सवाल ये है कि अभी के जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो अभी के जापान के प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर बोला जाता है जापान के प्राइम मिनिस्टर को। तो प्रीमियर से घबराना नहीं कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ प्रीमियर। एक्चुअली प्रीमियर जापान के प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अभी फूमियो किशिदा है। मैं इधर लिखता हूँ फूमियो किशिदा, हालांकि आप लोग को याद होगा लेकिन वैसे जानकारी के लिए। तो इसमें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं है। ये शिंजो एबे के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंडिया के टर्म में इनका जो है एबे बिकेम द फर्स्ट ईवर जापानीज पीएम टू एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया के पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन को इन्होंने एड्रेस किया था और ये पहले वैसे प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के जिन्होंने ये एड्रेस किया था। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग देख लेते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे डाइड एट 67 आफ्टर बीइंग शूट व्हाइल कैंपेनिंग फॉर अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, उसी में उनको मार दिया गया। द मैन opened fire at Mr. Abe from behind with an apparently homemade gun as he spoke at a drab traffic island in the western city of Nara near Kyoto। कोयोटो प्रोटोकॉल आप लोग जानते होंगे क्या है। कोयोटो प्रोटोकॉल 2007 में आया था। देख लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में जब हम लोग इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें एबे जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर है। अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। इन्होंने जापान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत बेहतर हो गया था। बेहतर तो पहले से ही था लेकिन इनके टाइम में वो अपने चरम पे था, शिंजो एबे जी के टाइम में। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर हैं जापान के, सबसे लंबे दिनों तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर जापान के। तो दो सवाल यहाँ से बन के निकलता है, ठीक है। 2014 में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2014 में शिंजो एबे द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। 2014 में चीफ गेस्ट हमारे यहाँ हर साल जब जनवरी में चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, मतलब कि जब हमारा रिपब्लिक डे होता है तो चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। जनरली वो फॉरेन के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, बड़े डिग्नरी होते हैं। तो उनमें से 2014 में ये आए थे। ये पहले जापानीज प्रीमियर थे जिन्होंने, या डिग्नरी ऐसे बोलिए कि थे, जिन्होंने इस ओकेजन को ग्रेस किया, यानी कि इस ओकेजन में भाग लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है आपका क्लोज। ये शिंजो एबे के बारे में अगर कुछ पूछता है तो जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है तो शिंजो एबे है। उसके बाद जापान के कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया के ज्वाइंट पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया है, तो ये है शिंजो एबे, जिनका देहांत हो गया एसेसिनेशन के द्वारा। वहाँ पे लोकल आदमी ने उनकी हत्या कर दी। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग है प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने 2014 में इंडिया का रिपब्लिक डे परेड में क्या बोलते हैं कि वो गेस्ट के रूप में उनको इनवाइट किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है फिनलैंड एंड स्वीडन साइन टू ज्वाइन नाटो। जैसे ही आपको नाटो का टर्म दिमाग में आता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड के इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड में
जो फेमस अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो फेमस इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसमें से जो करंट अफेयर्स की बातें निकल के आती है। तो स्टोरी बहुत लंबा चौड़ा होगा, जैसे ये भी बहुत लंबा चौड़ा, आप देख लीजिए कितनी बड़ी आर्टिकल है, लेकिन इसमें से जो हमने फिल्टर किया वो 2-3 बातें फिल्टर करी। तो ये इस तरह से हमें चेक करना है कि पूछा क्या जा सकता है। पहले ये जैसे ही आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें स्टोरी दिया हुआ इसलिए रहता है ताकि आप चीज़ों को समझें। एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में जब आप समझते हैं चीज़ों को तो आपके दिमाग में सेट होता है, इसलिए स्टोरी के फॉर्म में दिया रहता है, पूरा पैराग्राफ दिया होता है, पैरा दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ के समझिए और देन आप काउंटर करें कि हाँ सवाल क्या पूछा जाएगा। तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात ये टर्म समझ गए। 4 जुलाई 2022 को फिनलैंड और स्वीडन कंप्लीट किया एक्सेशन टू ज्वाइन द नाटो ट्रीटी, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का प्रोसेस शुरू कर लिया। अब नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखने वाली बात है। एट नाटो हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल। ब्रुसेल कहाँ है? तो बेल्जियम में है। तो पहला सवाल नाटो का फुल फॉर्म। मैं आपको बताते ये चल रहा हूँ, मेरा पर्पस पीडी पढ़ाने का ये मतलब नहीं कि आप रीडिंग नहीं डाल सकते हो। मेरा पर्पस ये है कि आपको पढ़ना क्या है पीडी में, कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को मैं बताने के लिए पीडी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए बी केयरफुल और स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, नाटो का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? ब्रुसेल। अब ब्रुसेल लिखेगा, बेल्जियम लिखेगा, आप ब्रुसेल और बेल्जियम देख लेना, कंट्री है, ब्रुसेल शहर है और बेल्जियम कंट्री है। बोथ मतलब कि फिनलैंड और स्वीडन की बात कर रहे हैं। बोथ कंट्री फॉर्मली कन्फर्म देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू मीट द पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन। जब नाटो ज्वाइन करेंगे ना कुछ ऑब्लिगेशन होता है। नाटो क्या है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्री का। जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया था मिलिट्री का, जिसमें बहुत सारे कंट्री का सहयोग था, और इनिशियली शायद ये 12 कंट्रियां थी इनिशियली, ठीक है। अभी ये 30 हैं, लेकिन शुरुआत में 12 कंट्रियां थी। तो उस समय इसे बनाया गया था ताकि ये यूरोप पे जो अटैक हो जाता है किसी कंट्री का, अगर अटैक होता है तो उस किस पार्टिकुलर कंट्री पे अगर अटैक होता है तो उसे किसी पार्टिकुलर कंट्री पे अटैक नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा कि इस पूरे के पूरे यूरोप और ये अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री उन पे अटैक है। और नाटो जो ग्रुप होगा जिसमें कि सारे कंट्री से कंट्रीब्यूशन होगा, फंड्स का, मिलिट्री का, ये सारा का कंट्रीब्यूशन होगा, और सारे जो मिलिट्री टीम है नाटो की वो उसको अटैक करेगी, वापस उससे कॉम्बैट में फाइट करेगी। तो इस तरह से एक कोलैबोरेटिव नेचर का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लिया। ये कहता है कि फिनलैंड और जो ये आपका स्वीडन है, ये पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए नाटो का पूरा करने के लिए तैयार है। अभी नाटो मेंबरशिप बिगिन टू फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एडिंग फिनलैंड स्वीडन टू अलायंस में जोड़ने के लिए नाटो भी अपना काम शुरू कर दिया है और ये प्रोसेस लेगा 1 साल लगभग। ऑल नाटो मेंबर को कंफर्म करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा एक्सेशन प्रोटोकॉल का टू ऐड स्वीडन एंड फिनलैंड। अभी के समय में जो नाटो के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ हम आपको एज ए मेंबर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। द इंटायर प्रोसेस टू, ठीक है, will allowing them to join the nuclear armed alliance once parliament ratify the decision, the most significant expansion of the alliance since 1999। जब ये पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करेगा, मैंने पिछले क्लास में रेटिफिकेशन का मतलब बताया था। अगर रेटिफिकेशन का मतलब, एग्रीमेंट साइनिंग का मतलब, दोनों मैंने बताया था। अगर नहीं पता हो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, वो वीडियो देखिए जरूर, क्योंकि उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि पढ़ना कैसे है पीडी को, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब पार्लियामेंट किसी भी कानून को, जब आप या किसी भी एग्रीमेंट को जब आप विदेशों में जाते हैं और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ साइन करते हैं, तो आपको अपने कंट्री के पार्लियामेंट में आके उसको पास करवाना होता है। वो पास करवाने का प्रोसेस ही रेटिफिकेशन है। अगर पास नहीं होगा तो रेटिफाई नहीं हुआ, मतलब कि वो एग्रीमेंट नहीं माना गया देश के द्वारा। द नंबर ऑफ, अभी ये 2 कंट्री अगर ऐड होता है, यूक्रेन पे भी अटैक इसीलिए हुआ था क्योंकि आप लोगों को पता होगा यूक्रेन पे अटैक रसिया ने किया था, तो इसीलिए किया था क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
तो रसिया ने उस पर अटैक कर दिया कम्बैट करने के लिए। चलिए, तो नंबर ऑफ अलायंस कंट्री 30 हो गया अभी नाटो का। तो अभी नाटो जो है उसमें कितने मेंबर्स है? 30 मेंबर्स है। आगे चलते हैं कि इसमें कुछ की फैक्ट्स दिया हुआ है, उसको देखते हुए चलते हैं ताकि चीज़ें बहुत क्लियर होते चलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मतलब ब्रीफिंग किया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो हमने बोला था। इट्स पर्पस वाज टू सिक्योर पीस इन यूरोप, टू प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स एंड टू गार्ड देयर फ्रीडम फ्रॉम द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के पहले बन चुका था, बट वो काउंटर करना था सोवियत यूनियन को, जो यूएसएसआर कहलाता था, जो आज की डेट में रसिया है, जो टूट के रसिया बन गया। अलायंस फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइंड, वाशिंगटन में साइन हुआ था 1949 में, आफ्टर डजन यूरोपियन एंड नॉर्थ अटलांटिक कंट्री, ये 12 कंट्री मिलकर टोटल बनाया था। एट प्रेजेंट नाटो का 30 मेंबर है। इन 1949 देयर वाज 12 फाउंडिंग मेंबर, जो हमने बताया था पहले, और ये फाउंडिंग मेंबर का नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री शामिल होने वाली है या शामिल हुई है। तो फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुई है, होने वाली है या हुई है, पूछेगा। जैसे भी पूछेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तब सोचेंगे कि फिनलैंड की राजधानी क्यों पूछा, क्या बोलते हैं कि यूरोप की राजधानी, मतलब यूरोप की राजधानी तो नहीं होती है, मतलब जैसे सपोज करो इंग्लैंड की राजधानी क्यों नहीं पूछ दिया, या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, फिनलैंड की क्यों पूछा। तो फिनलैंड की इसलिए पूछा कि इसमें बात आई हुई है, फिनलैंड की चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है करंट अफेयर्स में ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए फिनलैंड की राजधानी पूछेगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और स्वीडन की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टॉकहोम और फिनलैंड से यही पूछेगा। यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये ज्वाइन कर रही है किसको, नाटो को। और ये नाटो बना था 1949 में, जैसे कि मैंने बताया था, और ये 12 मेंबर से बना था, जो आज के डेट में 30 मेंबर है, जो ये सब है 30 मेंबर। हालांकि एक नज़र आप देख लीजिएगा तो 12 के 12 फाउंडिंग मेंबर का नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट, हाँ, ये हो गया आपका। उसके बाद अदर मेंबर्स ऑफ कंट्री, ये टोटल आपका हो गया। द प्रोविजन ऑफ इनलार्जमेंट इन गिवन बाय द आर्टिकल 10 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। आर्टिकल 10 स्टेट्स दैट मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूरोपियन स्टेट इन अ पोजीशन टू फर्दर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटी एंड टू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया। नॉर्थ अटलांटिक जो एरिया है उसके आसपास के सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री पार्टिकुलरली ऐड हो सकते, यूरोपियन कंट्री ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। साइनिंग द नाटो हेडक्वार्टर फॉलो द डील विथ टर्की लास्ट वीक इन नाटो समिट इन द मैड्रिड। नाटो समिट का लास्ट समिट कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था, ठीक है। वेयर अंकारा लिफ्टेड इट्स वीटो ऑन द नॉर्डिक मेंबरशिप बिड फॉलोइंग द एश्योरेंस दैट बोथ कंट्री वुड डू मोर टू फाइट टेररिज्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, ये सब चीज़ें देख लेना है। उसके बाद प्रोटोकॉल मीन्स हेलसिंकी एंड स्टॉकहोम कैन पार्टिसिपेट इन नाटो मीटिंग द एबव ग्रेट एक्सेस टू इंटेलिजेंस बट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई नाटो डिफेंस क्लाउज दैट एन अटैक ऑन एनी ऑफ द एलीज इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल अंटिल रेटिफिकेशन। ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, ठीक है, कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एक्सेशन तो हो गया, तो एक्सेशन होने का मतलब ये होता है कि आपको इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल जाएगा नाटो के, लेकिन आपको उसके डिफेंस सिस्टम का, ये जो डिफेंस क्लाउज का है, ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें क्या मीनिंग है इसका, कि एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो उसको सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा और अकॉर्डिंगली नाटो का जो फोर्स है उस पर काउंटर अटैक करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि फिनलैंड एंड स्वीडन ऐड होने जा रहा है। उसके बाद आ जाइए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट टू बाली। बाली कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। पहला टर्म। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है? तो सॉरी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है आपका? तो एस जयशंकर नाम है। और इन्होंने विजिट किया कहाँ पे? एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया विजिट टू बाली। बाली में क्यों विजिट किया? क्योंकि वहाँ पे आपका होने वाला है G20 का फॉरेन मिनिस्ट्रियल
मीट होने वाला है। तो G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीट होता है, उसके बाद G20 का हेड ऑफ स्टेट्स का मीट होता है। मतलब फॉरेन मिनिस्टर का पहले मीटिंग, फिर हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो जहाँ पे जिस कंट्री के जो हेड हैं, जैसे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के वो लोग विजिट करते हैं। तो इन्होंने विजिट किया और वहाँ पे अलग अलग डिग्निटी से बात किया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा सवाल हालांकि इसमें लिखा हुआ बहुत है अगर आप इससे पढ़ेंगे तो इससे सवाल नहीं निकलेगा, लेकिन सवाल क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंट एट द इंडोनेशिया Republic of Indonesia hosted the meeting within the framework of Indonesia G20 presidency at the FMM participating foreign minister of deliberated on issue of strengthening the। तो ये फॉरेन मिनिस्टर का जो मीट है G20 का, इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया। जाहिर सी बात है, बाली गए हैं तो इंडोनेशिया ही होस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अलग अलग मिनिस्टर से भेंट किया है। ये अलग अलग चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है, लेकिन दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टिकुलरली उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि G20 क्या है, पहला टर्म। उसके बाद G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद इसमें कितने मेंबर हैं, उसके बाद G20 का मीटिंग कहाँ होना है। अब आप मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात कर रहे हैं और G20 के बारे में इतना सवाल अगर आप पूछ देंगे तो बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं कि ये G20 का सवाल कैसे आ गया, इसमें तो ये था ही नहीं। लेकिन ये G20 का ही मीटिंग था। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग था। तो इसमें से जो सवाल बन के आएगा वो फॉरेन मिनिस्टर से संबंधित बन के नहीं आएगा। ये सवाल बन के आएगा कि G20 के बारे में कुछ सवाल पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं G20 से सवाल क्या पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा कि G20 कब बना था। G20 क्या है? तो एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल मेंबर 20 हो गए। और ये बना था 1999 को, तो लगभग 22 साल इसको बने हुए हो गया। इसके जो मेंबर्स हैं, वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इसमें, और भी दूसरी तरह की कंट्री हैं। और इसमें जो इकोनॉमिक जिस कंट्री का डेवलपिंग इकोनॉमी है, मोस्ट ऑफ द कंट्री वही है कि डेवलपिंग इकोनॉमी की जो कंट्री है जिनकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, उस कंट्री का ये ग्रुपिंग है। और ये इसमें इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यूपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है, इसका कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशन सारे के सारे इंक्लूड करता है। और ये जो इंक्लूड करता है डेवलपिंग नेशन को लगभग 80%। और ग्रॉस वर्ल्ड का प्रोडक्ट की बात करें तो 80% तक वर्ल्ड के ग्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब कंट्रीब्यूशन यहाँ से होता है G20 कंट्रीज से। और 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो G20 कंट्री के थ्रू होता है। और वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन यानी कि लगभग 66-67% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ से आता है? तो G20 से आता है। और लगभग आधा एरिया वर्ल्ड का G20 कंट्री के पास है। अब आप इसको समझ लीजिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये टोटल का टोटल जितना हम स्टेटमेंट बताएं, पहला स्टेटमेंट क्या बताएं कि लगभग ये पूरे वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूट करता है, तो 80% जो है वर्ल्ड ग्रॉस वर्ल्ड के प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन G20 कंट्री से आता है। पहली बात बताए। दूसरी बात, 75 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो आपको होता है कहाँ से? G20 कंट्री से। और तीसरी बात कि ये 66% से 67% लगभग पॉपुलेशन G20 कंट्री में है। चौथी बात कि लगभग आधा दुनिया का जो एरिया होता है वो G20 कंट्री में आता है। जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोरम है। अलग अलग एक्सपेक्ट में बात करेंगे, अलग अलग ज्योग्राफी में बात करेंगे, तो पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है। और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फोरम है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको बनाया गया था इसलिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए एक दूसरे कंट्री को हेल्प करेंगे और एक दूसरे कंट्री को हेल्प करते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करेंगे, इसके लिए इसे बनाया गया था। और इसका जो चेयरमैन होता है वो रोटेटिंग चेयरमैन होता है, ठीक है। इसमें इंडिया भी मेंबर है G20 कंट्री में। और G20 समिट
का जो ग्रुपिंग है उसमें इंडिया भी मेंबर है और इसमें दूसरे भी कंट्रीज मेंबर है। इस साल जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रहा है बाली में यानी इंडोनेशिया में, तो इस बार का जो चेयरमैन है जोको विडोडो, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, कहाँ के, इंडोनेशिया के जोको विडोडो। जहाँ के प्रेसिडेंट, जहाँ पे मीटिंग होना है G20 का, वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं। तो जोको विडोडो जो है चेयरमैन है और ऐसे पूछता है कि इस बार G20 कहाँ होने वाला है समिट। तो इस बार होने वाला है आपका इंडोनेशिया में। हालांकि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई है, फिर भी हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इस तरह से सवाल पूछेगा। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे तो पूरा डिटेल में लिख के बताएंगे। चाहे हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आप लोग का डिमांड होगा, लेकिन देखिए इस तरह के वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे ना तो ये बुक्स में जो नहीं लिखा हुआ है वो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना ही दूर का क्लिप आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अब G20 अगली बार कहाँ होगा, ये भी सवाल पूछता है कि 2023 में G20 कहाँ होगा। तो अगली बार जो G20 होगा वो होगा इंडिया में, ठीक है। और अभी कहाँ हो रहा है, तो अभी ये हो रहा है आपका कहाँ में, तो इंडोनेशिया में हो रहा है। और इंडिया जो है G20 के ग्रुप, टोटल 5 ग्रुप है G20 में, इंडिया उसमें ग्रुप 2 में आता है। तो 23 में आपका हो जाएगा, इंडिया में होने वाला है नेक्स्ट ईयर आपको। तो ये भी सवाल एक बनता है इसमें, तो ये हम लोग को याद रखना है। चलिए इसमें यही इंपॉर्टेंट था जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें आता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइंड एज पार्टी लीडरशिप। तो पार्टी लीडरशिप में ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो अभी ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ पे काम कर रहे हैं। बस इतना ही ज़्यादा याद रखिए, इससे ज़्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं इंडिया अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट बिफोर डेडलाइन, जो हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा 2030 तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि 2000। अच्छा, एक चीज़ और, अभी इलेक्शन चल रहा है यूके में, और यूके में इलेक्शन में अभी सुनने में आया है ऋषि सुनक में और लिज ट्रूस में कंपटीशन चल रहा था, तो लिज ट्रूस बनने वाली हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है। मतलब ये करंट न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आज की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें आ रहा है, CNN में ये बताया गया था, ठीक है। तो लिज ट्रूस दिमाग में रखेंगे, अगर आ जाएगा तो मार सकते हैं, 1-2 दिन में अनाउंसमेंट भी हो ही जाएगा, पेपर देख लेंगे उसमें, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें इंडिया अचीव्ड क्लीन एनर्जी टारगेट बिफोर डेडलाइन। तो हमने जैसे बताया था कि नेशन इन दिस मंथ में भी ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, चूंकि इंडिया से कंसर्न करता है, इसलिए चूंकि वर्ल्ड लेवल के फोरम का है, सिडनी एनर्जी फोरम में ये बात डिस्कस की गई थी, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सिडनी एनर्जी फोरम में ये बात डिस्कस की गई थी ऑस्ट्रेलिया में 13 जुलाई को, ठीक है। 162 गीगावाट एनर्जी का जो प्रोडक्शन है इंडिया कर रहा है, मतलब 41% ऑफ इस टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 402 गीगावाट, ठीक है, उसका ये मतलब 41% जो है प्रोडक्शन कर रहा है। रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% का टारगेट था हमारा टिल 2030, उसको हम लोग नवंबर 2021 में ही हम लोगों ने अचीव कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पे लास्ट टाइम ग्लासगो में भी एक हुआ था इवन COP के बारे में मैंने बताया था, फुल फॉर्म में बताया था, पूछता है फुल फॉर्म याद रखिएगा। COP 21 का मतलब ये हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, इसमें की फैक्ट्स है और ये सब चीज़ें हैं, इसमें हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, टाइम कम है, बहुत चीज़ें कवर करनी है। अभी आप आ जाइए, US ने भी लॉन्च्ड एक 28th एडिशन ऑफ रिमपैक एक्सरसाइज। ये जो रिमपैक एक्सरसाइज है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है भाई, ये नेवी का, ये बाइनियल होता है 2 साल पे। और रिम ऑफ पैसिफिक जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मेरी टाइम एक्सरसाइज है, ये इसमें 26 नेशन यानी कि 26 देश और 38 सरफेस शिप और 4 सबमेरीन, 9 नेशनल लैंड फोर्सेस, मोर देन 30 अनमैन्ड सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली 170 एयरक्राफ्ट एंड मोर देन 25,000 पर्सन इसमें भाग लेते हैं। तो रिम पैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेरी टाइम एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल मेरी टाइम एक्सरसाइज लेड बाय US, यानी कि अमेरिका के द्वारा शुरू किया जाने वाला या किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेरी टाइम एक्सरसाइज जो है, अभ्यास है,
समुद्री अभ्यास लड़ाई का वो रिम पैक है, रिम ऑफ पैसिफिक उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें 26 यानी कि 26 देश पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग रिम पैक के बारे में देख लेते हैं, इसके ज़्यादा इसमें सवाल कुछ नहीं बनता है, ठीक है। द थीम ऑफ रिम पैक 2022 इज कैपेबल एडप्टिव पार्टनर्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बाई इंडियन मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विच इज लेड बाय द यूएस। रिम पैक कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में स्टार्ट हुआ था एज ए एनुअल एक्सरसाइज बाय द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 3 देश के साथ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1974 में मेरी टाइम एक्सरसाइज बिकम बाई इनियल इवेंट 2 साल पे होने लगा। इट एम्ड एट इनहांसिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी एंड बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग नेवीज ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट रिम पैक। रिम पैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक, और इसमें 26 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। शुरुआत किया गया था ऑस्ट्रेलिया, यूएस के और कनाडा के द्वारा 1971 में एनुअल एक्सरसाइज के रूप में, लेकिन 1974 में इसे बाई एनुअल कर दिया गया, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग द नेवीज ऑफ द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होता है, लेड किया जाता है किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। दिस इज ऑल अबाउट। और जो बिडेन फर्स्ट विजिट टू वेस्ट एशिया एज प्रेसिडेंट, तो इसमें आपको टेक्निकली कोई ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं निकलता है। जो बिडेन को आप जानते हैं, वेस्ट एशिया ये गए हैं और इसमें इन्होंने सऊदी अरबिया का भी विजिट किया है, ठीक है। और इसमें टेक्निकली कोई आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल निकल के नहीं आता है, अनलेस कि ये पूछा जाए कि जो बिडेन कौन है। हालांकि ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो इसके अलावा कोई टेक्निकल सवाल नहीं है। हाँ, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप जब एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जब आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें निकल के आ जाएगी। देन वी विल थिंक कि उस समय क्या इसमें से निकालना है। हालांकि इसमें से हम लोग नहीं निकालेंगे, वी विल हैव अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो वहाँ से हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप समझ के जाइए कि वेस्ट में ये गए थे और इन्होंने ज्वाइंट यूएस एंड रसिया साइंड ज्वाइंट प्लीज टू डिनाई ईरान न्यूक्लियर वेपनरी। तो ईरान अपना जो न्यूक्लियर आर्म बना रहा है, जिसको 2015 में ओबामा जी के टाइम में एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर डील, तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने उसको वो क्विट कर दिए। उसके बाद मतलब उस एग्रीमेंट से निकल गए ईरान से, और ईरान पे सैंक्शन उन्होंने लगा दिया। उसने फिर से अपना शुरू कर दिया कि हम आर्म बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो इन्होंने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है और इसमें कुछ नहीं है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर याईर लपीद बस साइन किए। इसके अलावा इसमें आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि पहले हुआ क्या था। इसको हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे क्योंकि इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ये भी बताना है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारा आर्टिकल है इसमें, लेकिन हमें ये भी देख के चलना है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम इसको स्किप करते हैं फॉर टाइमिंग। अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट होगा, आप रीडिंग जरूर एक बार डाल लीजिएगा चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि मेरा बढ़िया से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इस कंटेंट में क्या है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। यूएस एंड रशिया स्पेस एजेंसी साइन डील टू शेयर द फ्लाइट टू आईएसएस, ठीक है भाई। तो आईएसएस क्या है पहले तो ये जान लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग को पता होगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस और रशिया एग्रीमेंट क्या है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली इन दोनों के बीच में लड़ाई चलता है, ठीक है, मतलब कोल्ड वॉर टाइप का चलते रहता है। तो अगर ये ऑप्शन क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि फ्लाइट शेयर आईएसएस जाने के लिए फ्लाइट शेयर करने के लिए किन 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो लिखेगा अमेरिका जापान, रसिया चाइना अमेरिका, जापान चाइना, रसिया यूएस। आप ये ऑप्शन लास्ट वाला पक्का नहीं मारेंगे। अगर थोड़ा भी इको जियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो यूएस और रसिया आप नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूएस और रसिया ये चीज़ें नहीं करता है। यूएस एक बार चाइना के साथ एग्रीमेंट इस तरह कर लेगा, लेकिन रसिया के साथ नहीं करता है, लेकिन ये हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यही सवाल आपसे अगर पूछने का इससे, तो यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा आपसे कि किस 2 कंट्री के बीच में फ्लाइट शेयरिंग की बात हुई है आईएसएस जाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया स्पेस एजेंसी have signed an agreement to integrate flight to the International Space Station, allowing Russia cosmonauts to fly on US-made spacecraft
इन एक्सचेंज फॉर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बीइंग एबल टू राइड ऑन रसियाज सोयूज। मतलब कि अगर रसिया का स्पेस शिप अगर जा रहा है कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उसमें अमेरिका का एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री जा सकते हैं, और अगर अमेरिका का जा रहा है तो रसिया के अंतरिक्ष यात्री उसमें जा सकते हैं। यही फ्लाइट का शेयरिंग है और इसमें कुछ नहीं है। अब आप थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में समझ लीजिए। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मेंटेनेंस के लिए अलग अलग कंट्री जाती है, व्हिच इज द लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, एंड देयर आर एस्ट्रोनॉट्स लिविंग ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन अर्थ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोग्रेविटी, मेट्रियोलॉजी एक्सेट्रा। आई द not the original space station to be conceived, it evolved from NASA's space station Freedom। ये ओरिजिनल नहीं है, कहाँ से निकला है, तो फ्रीडम एक स्पेस स्टेशन था नासा का, उससे निकला है, which was conceived in 1984। रसिया स्पेस स्टेशन मीड टू स्टार्ट इन 1976, माने उससे पहले रसिया वाला शुरू हो गया था, एंड बिल्ड सेम मॉड्यूल फॉर इट which was incorporated in the ISS। The other earlier one being Salyut, Almaz and Mir Station of Russia and Skylab of US। The ISS program is a collective project of 5 participating space agencies। ये इम्पोर्टेंट है कि आप याद रखेंगे कि नासा है, रोसकॉस्मोस है रसिया का, जक्सा जापान का, ESA यूरोप का, CSA कनाडा का। ये 5 जो स्पेस क्या बोलते हैं कलेक्टिव प्रोजेक्ट है 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज का, तो ये 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज का नाम याद रखेंगे। और इसके अलावा ये याद रखेंगे कि रसिया और अमेरिका में एग्रीमेंट इसके लिए हुआ है। दैट्स इट, इसमें यही चीज़ देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद ईरान एंड बेलारूस एज न्यू मेंबर ऑफ SCO। तो SCO के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस करा था कि SCO क्या है। तो SCO क्या है, तो SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहली बार जब बना था 2001 में बना था, तो उस समय 6 फाउंडिंग मेंबर थे, और 6 मेंबर वो कौन कौन थे, तो सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री जो पिछले क्लास में हमने बताया था, तजाकिस्तान, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, और रसिया और चाइना, 6 कंट्रीज थे, ठीक है। बाद में 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया SCO को, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास को आपने पढ़ा होगा तो पक्का पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। बीजिंग में है हेडक्वार्टर, संघाई मत मारिएगा, संघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और SCO समिट जो हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, तो इसी को ज्वाइन करने वाले अभी 8 मेंबर है, और ज्वाइन करेंगे ईरान और बेलारूस, तो ये हो जाएगा 10 मेंबर कंट्री, ठीक है। तो इसमें यही है और इसमें कुछ नहीं है। SCO का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कब हुआ था ये हमने बता दिया, कहाँ हेडक्वार्टर है ये हमने बता दिया, अभी उसका कहाँ होने वाला है, समरकंद में होने वाला है जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ये भी हमने बता दिया। 2023 में ये होने वाला है, रसिया में सोची में होगा, समरकंद में अभी हो रहा है आपका कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में, जो 15-16 सितंबर को होने वाला है। और 2023 में डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन वो रसिया में सोची में होने वाला है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का जो एक्सेशन है वो था, कब था आपको 2017 में याद रखिएगा, और उसको एक्सेस मिल गया था CSO का, ठीक है। मेंबर तो बना 2017 में, लेकिन एक्सेस मिल गया था इसको 2015 से ही, ठीक है। तो मतलब जाता था ऐसे एज ए क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वर की तरह से जाता था इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन वो 17 में उसका फुल फ्लेज मेंबर बन गया, ठीक है। उसके बाद की फैक्ट्स में इसमें यही बताया गया है जो हमने आपको बताया। चाइना, रसिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्री, ताजिकिस्तान फाउंडिंग मेंबर ऑफ CSO 2001, वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन द ग्रुप 2017। दुसाबे एग्रीड फॉर ईरान टू ज्वाइन वाइल बेलारूस हैज़ बिगेन द मेंबरशिप प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये दोनों कंट्री ऐड होने वाला है, तो अगर ये ऐड होगा तो 10 मेंबरशिप हो जाएगा। इंडिया विल होस्ट द SCO समिट नेक्स्ट ईयर एंड बनारसी हैज़ बीन सिलेक्टेड। अच्छा, इंडिया में होने वाला है ये, रसिया में
नहीं होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला है। और बनारसी को जो कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ बनाया गया है उसकी वजह से बनारसी में होगा ये, बनारसी को बनाया गया है उसलिए इंडिया में होगा एससीओ, ये हम मिस कर गए थे, तो ये इंडिया में होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर एससीओ, नहीं थे रोटेशन में, ये रसिया था, लेकिन इसकी वजह से कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ जो बनाया गया है वो पहला बनाया गया है पूरे 8 मेंबर में, पहला जो सिटी है वो बनारसी है, और इंडिया बनारसी इंडिया में है, इसलिए ये नेक्स्ट सीएसओ होगा बनारसी में, रोटेटिंग बेसिस पे ये होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट एससीओ से सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगले साल कहाँ होने वाला है, कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ किसे बनाया गया, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एससीओ कितने मेंबर्स हैं, इंडिया कब ज्वाइन किया एससीओ को, अभी कौन कौन कंट्री ज्वाइन करने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द एससीओ रिलेटेड क्वेश्चन, यही पूछेगा, इससे अलावा और कुछ नहीं एससीओ से पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको 3 लाइनर भी पूछ सकता है और आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रशियन प्रेसिडेंट विजिट टू जापान एंड साइन एनर्जी डील, तो जापान बोलते हैं, ईरान विजिट किए और रसिया ने एनर्जी डील साइन किया है। ये सवाल आपको पीटी में कम से कम नहीं पूछेगा। चलिए, रानिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड एज, इमरजेंसी लगा हुआ, इमरजेंसी की स्थिति है श्रीलंका में, और वहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे जो है 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, क्योंकि सवाल तो ये सीधा है कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो लगभग न्यूज़ में इतना छाया हुआ रहेगा, चाहे लगभग एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग जानता ही होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कितने बार, थोड़ा सा आदमी ध्यान कम देता है तो चीज़ें स्किप कर जाती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर 6 बार रह चुके हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट बने हैं इस बार। रानिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, तो बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट 13 जुलाई से ये बने हैं। आफ्टर राजपक्षा जो है कंट्री छोड़ के भाग गए, जैसे कि सब लोग जानते हैं, तो ये प्रेसिडेंट बन गए हैं वहाँ पे, ठीक है, और उनका टर्म खत्म हो रहा था 2024 में। अब वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का डिस्कशन इनके पास आ गया, चूँकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं और अभी प्रेसिडेंट है नहीं, तो यही अपॉइंट करेंगे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, जिसको अपॉइंटमेंट हो चुका है, जिसका नाम है दिनेश गुनावर्देना। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 44 ईयर ऑफ श्रीलंका पार्लियामेंट हैज डायरेक्टली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका का पार्लियामेंट जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इन 1982, 88, 94, 90, 2005, 10, 15, 19 प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय पॉपुलर वोट से होता था, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे करके ये पहली बार हुआ है। उसके बाद रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है और इसी के बीच में ये ग्रेन का एक्सपोर्ट करने का डील साइन हुआ है। ऑन जुलाई 22 इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, अब याद रखिएगा सेक्रेटरी जनरल पोस्ट जो होता है वो यूनाइटेड नेशन के जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। जनरल सेक्रेटरी नहीं समझिएगा, सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर मत समझिएगा, डीजी मत समझिएगा, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं उस पोस्ट को, ठीक है, चेयरमैन नहीं बोलते हैं। और वो सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। और तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप ताइयिप एर्दोगन इन यूक्रेन एंड रसिया साइंड अ ग्रेन एक्सपोर्ट डील बाई ब्लॉक्ड ब्लैक सी एट इस्तांबुल। इस्तांबुल में ये हुआ। इस्तांबुल कहाँ की राजधानी है, टर्की की राजधानी है, और टर्की का प्रेसिडेंट जो हैं रिसेप ताइयिप एर्दोगन है, और उनके प्रेजेंस में, और एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि यूक्रेन क्या बोलते हैं कि ग्रेन का एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली इनको एक तरह से विटनेस बनाया गया है, इन दोनों लोगों को, पार्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को विटनेस बनाया गया है कि आई आपके प्रेजेंस में ये सब एग्रीमेंट हो रहा है। अगर ये बैकफुट पे जाएंगे रसिया वाले या फिर यूक्रेन वाले भी अगर बैकफुट पे जाएंगे तो यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो इसमें यही है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है
इसमें आपका आ जाता है दिनेश गुणावर्देना टेक ओथ एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। तो दिनेश गुणावर्देना अभी हम बताए कि राजपक्षा जी भाग गए, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे को इलेक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया और प्रेसिडेंट बनाने के साथ ही उन्होंने श्रीलंका पोडुजना पेरामुना जो पार्टी है उसके पार्टी से ये इनको बना दिया गया क्या, तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तो ये याद रखेंगे दिनेश गुणावर्देना बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर एज द लेफ्टिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट बट हैज बीन द राजपक्षा कैम अप सम 2 डिकेड्स थे। ये इनके बारे में ये इतना डिटेल नहीं पूछेगा क्योंकि इंडिया से कंसर्न नहीं करता है, बस ये नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, ये दोनों लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है यूएई टू इन्वेस्ट 2 बिलियन यूएसडी मतलब समझ ही रहे होंगे $, टू डेवलप फूड पार्क इन अक्रॉस द इंडिया। तो ये कौन करेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात $200 बिलियन, $2 बिलियन मतलब $200 करोड़ हो गया, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है और डॉलर के फॉर्म में होगा तो डॉलर हो गया। टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क इन इंडिया अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ I2U2। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत मतलब टेक्निकली ऐसे लिखा हुआ है ना कि I2U2, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। ये फुल फॉर्म आपको, ये आपका I2U2 का मतलब ये हो गया आपका इंडिया इजराइल, आई हो गया तो इंडिया, आई से इंडिया, आई से इजराइल, ठीक है, और यू से यूएसए और यू से यूएई, ठीक है, तो यू 2 हो गया, यूएसए और यूएई, ठीक है। तो ये I2U2 हो गया था। I2U2 समिट हुआ कहाँ था, तो ये वर्चुअल समिट था और ये पहला समिट था और पहला ही वर्चुअल था, ठीक है। इसमें सारे प्रेसिडेंट हर जगह के, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर याइर लपीद और यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैद अल नहियान held first virtual summit. The food park aimed at cutting down the food waste and spoilage are the few of the collaboration that the 4 countries declared after Thursday leadership summit that was hosted by Israeli Prime Minister Yair Lapid and included UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, यूएस प्रेसिडेंट। दिस फूड पार्क के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये मेगा फूड पार्क होगा, यहाँ पे क्लस्टर बेसिस पे होगा, दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपको फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, I2U2 क्या है। अब सीधे एक वर्ड लिखेगा क्वेश्चन में, व्हाट इज I2U2। आपका ये कोई इंटरनेशनल फोरम है, आपका ये कोई वायरस का नाम है, आप कोई बैक्टीरिया का नाम बोल सकते हैं, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया का ही नाम ऐसा होता है। एस्टेरॉइड का नाम ऐसे बोल सकते हैं आप, सैटेलाइट का नाम ऐसा बोल सकते हैं आप, कोई ग्रह का नाम ऐसा बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ग्रह एंड ऑल डैट। ये एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम, जिसमें ये दोनों कंट्री है, कंट्री का नाम ही है I2U2। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का कि इसमें से क्या सवाल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, शेख अहमद अल सबाह इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं स्किप कर करके पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछने का मोर देन 95% चांसेस है। पूछने के लिए तो कुछ ही पूछा जा सकता है, लेकिन सब चीज़ें आपको वो चीज़ नहीं रखनी है जी जो कि कुछ भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको एक्चुअली सब कुछ पढ़ना है लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिए। अभी दोनों बात बहुत कंट्राडिक्टरी है। सब कुछ पढ़ना है मतलब लाइन में लेन सब कुछ पढ़िए, और मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़ना है मतलब कि इस सब का जरूरत नहीं है। तो दोनों कंट्राडिक्टरी है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो डिफरेंस क्या है। हमें सब कुछ पढ़ना है लेकिन अपने काम की चीज़ों को ही पढ़ना है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसलिए मैं ये डिफ़िकल्ट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सीखें और आपका परफॉर्मेंस सुधारे। शेख अहमद अल सबाह इलेक्टेड है न्यू प्राइम मिनिस्टर, कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इनसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई लेना देना है नहीं। पीएम मोदी लंच इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड इंडियाज मैडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। पहले फुल फॉर्म देख लीजिए IFSC का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर,
फुल फॉर्म है इन गांधीनगर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका फुल फॉर्म है गिफ्ट सिटी का। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, सिटी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। एंड प्रिसाइडेड ओवर द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है ना, द यूनिफाइड स्टैट्यूटरी रेगुलेटर फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। तो IFSCA का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ IFSCA? तो IFSCA का जो रोल होता है वो होता है कि ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है किसका, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के को रेगुलेट करता है, उसके डेवलपमेंट को देखता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया। जहाँ भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना हुआ है वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, उनको वो रेगुलेट करेगा। ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है। पहली बात क्या है, IFSCA फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। और गिफ्ट का फुल फॉर्म हमने बता दिया, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट का फुल फॉर्म। और ये कहाँ है, तो ये गांधीनगर या अहमदाबाद, जो बोलिए, गांधीनगर अहमदाबाद ट्विन सिटी है, तो एक साथ ही है। और ये इंडिया का गिफ्ट सिटी की जो बात करें तो एक्चुअली ये CBD है। CBD मतलब कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, बड़े बड़े शहरों में है, जैसे कि आपको मुंबई में CBD बेलापुर है, वहाँ पे डेवलप किया गया है, स्मार्ट सिटी है। और ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नया बनना, ठीक है। ब्राउन फील्ड दो तरह का इंडस्ट्रीज होता है, चाहे प्लेस होता है। ग्रीन फील्ड का मतलब वैसा फील्ड, वैसा इंडस्ट्री, वैसा रोड, वैसा एनीथिंग जो पहली बार बनाया गया उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ब्राउन फील्ड जो है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो ब्राउन फील्ड हो जाता है। तो ये पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है इंडिया का जो ऑपरेशनल है, ठीक है ना, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है। ये पहला है, कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में, या ऐसा बोलिए कि अहमदाबाद में है, ठीक है। और ये ग्रीनफील्ड की तरह इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये लोकेटेड है कहाँ पे, किस नदी के किनारे लोकेटेड है, तो साबरमती नदी के किनारे लोकेटेड है। वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट का, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए गए थे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका फुल फॉर्म और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गिफ्ट सिटी है क्या, क्योंकि जनरली क्या है, स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट टर्म यूज किया गया है, तो हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल। सेटिंग ऑफ इंडियन रीजनल ऑफिस बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने अपना बैंक बनाया था, जैसे वर्ल्ड बैंक है US के सपोर्ट से चलता है, उसी तरह से ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स आप लोग जानते होंगे क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्री का ग्रुपिंग है 5 कंट्री का, उसको ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका रीजनल ऑफिस बनाने की बात कही जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसमें है। उसके बाद इनग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ऑफ 3 फॉरेन बैंक, 3 फॉरेन बैंक का इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट यहाँ पे बनाने की बात कही गई है। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ग्लोबल इन हाउस सेंटर ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, इसके बारे में भी यहाँ पे कही गई। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, उसके बाद ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट टू 5 फिनटेक फॉर्म्स इन गिफ्ट IFSC। अब गिफ्ट IFSC का फुल फॉर्म पूछ देगा, चाहे गिफ्ट IFSC क्या है, चाहे गिफ्ट सिटी क्या है, ऐसा ही सवाल पूछ देगा, और वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका हो गया, क्या हो गया आपका हो गया वर्ल्ड इन दिस मंथ, यानी कि वर्ल्ड सितंबर PD का वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ने को हम लोगों को मिला। तो ये आपका हो गया टोटल। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स। कुछ चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट्स है इसमें, उसके बाद आपका रेजिग्नेशन है, डेथ है, अवार्ड एंड ऑनर्स है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी को भाई हम दिखाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इसे रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट पक्का है। जय हिंद।